अगर समझो उसका रजिस्ट्रेशन टाइमली नहीं हो गया है and therefore that there is a delay, in that particular case it can be registration delayed, for that the penalty can be waived, but it will depend upon naturally on the service tax or the concern officer. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कितना टाइम लिया जाता है? एज वी हैव सीन, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जो करना है इट इज विल बी 30 days एज पर द रिक्वायरमेंट. बिजनेस शुरू किया उसके बाद में 30 दिन के अंदर या पहले से ही बिजनेस में हो, और अगर समझो सर्विस टैक्स बाद में एप्लीकेबल किया गया है, नोटिफाइड डेट बाद में है, सो नोटिफाइड डेट से 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है. रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जो करना है दैट विल बी टू अ जुरिडिक्शनल ऑफ सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स ऑफिसर इन अ फॉर्म HT1 इन डुप्लीकेट. ये एप्लीकेशन करने के बाद में नेचुरली विद इन द 7 वर्किंग डेज, 7 डेज के अंदर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, एंड दैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड इन द फॉर्म HT2. फॉर्म HT2 में ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू किया जाना चाहिए. अब नेचुरली सवाल ये आता है इमीडिएटली अपने दिमाग में, अगर 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं किया, क्योंकि अब सर्टिफिकेट इशू करना ये किसके हाथ में है? इट इज इन द हैंड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल एक्साइज और द सर्विस टैक्स, उनके हाथ में है. अगर समझो उन्होंने 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं किया, तो क्या उनको किसी प्रकार की पेनल्टी लगती है क्या? सर्टेनली नॉट. वो तो गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट का काम है. सो यहां पे प्रोविजन इस प्रकार से है कि अगर 7 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया है, सो इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन इट इज डीम्ड टू बी ग्रांटेड. आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है. नाउ इट इज योर ड्यूटी दैट यू हैव टू गो एंड कलेक्ट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. सो इट मीन्स नॉर्मली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू करने के लिए जब से आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट 7 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए. बट अगर 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर HT2 में अगर नहीं मिला, सो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर दैट योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन डीम्ड टू बी ग्रांटेड. आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया ऐसा माना जाता है. So the registration certificate in a form HT2 should be issued within a period of 7 days from the date of submission of HT1. That is application for the registration submit करने के बाद 7 days के अंदर. In case certificate is not issued within the 7 days, the registration applied for deemed to have been granted. यानी आपने जो information registration के फॉर्म में सबमिट किया वो सब information करेक्ट है, आपका सर्टिफिकेट रेडी है. यू हैव टू गो योरसेल्फ एंड कलेक्ट दैट पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ इट इज नॉट ग्रांटेड विद इन द 7 days. Multiple proprietorship form under the different names from a single premises. Registration shall be made in respect of each such proprietary form. Even though it has been provided from the single premises, the proprietary form name is different, so it is necessary that for every proprietary form there should be a separate registration. Second में multiple services at the same time. So एक ही proprietary form के अंदर अगर multiple services provide किया जाता है तो single application may be made mentioning all the taxable services. So एक ही application के अंदर the different services जिससे related registration करना चाहते हैं वो सारी services एक ही application में mention करना जरूरी है. When multiple services are provided at a different point of time under the same proprietorship form name, so एक से ज्यादा सर्विसेज डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसा मैंने बताया कि पहला सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया 2010 में, सेकंड टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड किया 2011 में प्रोवाइड करना शुरू किया, नेक्स्ट टैक्सेबल सर्विस स्टार्टेड प्रोवाइडेड इन द ईयर 2012. क्वेश्चन अराइजेस सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए या सिंगल रजिस्ट्रेशन में हो सकता है. सो रूल सेज दैट इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर वन सर्विस but subsequently becomes liable for the another category of service, he should get the certificate endorsed for the other category of services. Only condition यहाँ पे एक ही है कि सेम प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अंडर ही अगर वो सर्विसेज रेंडर करना शुरू कर देता है, आगे की मल्टीपल सर्विसेज जो है
if he has started providing under the same proprietorship firm name, so only certificate के ऊपर endorsement करके चलेगा. But अगर समझो for every services he has made the separate registration, that is a separate firm rather, अगर proprietorship firm उसने separate कर दिया for every services, in that case the separate registration will be required. That will be the first category जो हमने देखा, multiple services under the different proprietorship firm name. So in that case separate registration लगेगा. But एक ही proprietorship नाम के अंडर उसने पहले registration कर लिया है और आगे चल के उसी proprietorship firm के अंडर वो आगे और taxable services provide करना शुरू कर देता है. Simply he has to get the रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर आगे के सर्विसेज को एंडोर्समेंट लेना चाहिए. नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है. देन सर्विसेज फ्रॉम द मोर देन वन प्रीमाइसेस, जहां पे बिलिंग एंड अकाउंटेंसी आर डन एट इंडिपेंडेंटली एट ईच प्रीमाइसेस. सो इन दैट केस सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच सच प्रीमाइसेस इज नेसेसरी. And centralized billing and accountancy are done at the one premises. So centralized billing किया जाता है, accounting is done also centralized. In that case single application for registration from the premises where such centralized billing is done has to be made. Point of taxation rules which has been implemented from the 1st April 2011. From that date the रिसिप्ट बेसिस के ऊपर जो सर्विस टैक्स पहले पे करना था, इट हैज बीन शिफ्टेड टू द अक्रूअल बेसिस. इट मीन्स 1/4/2011 के पहले रूल ये था कि जब आपको क्लाइंट के पास से अमाउंट मिलता है, सो दैट टाइम यू हैव टू पे द सर्विस टैक्स टू द गवर्नमेंट. दैट वाज द रूल बिफोर 1/4/2011. But point out taxation rules which has been implemented from 1/4/2011, from that date onwards, receipt basis से it has been shifted to the accrual basis. It means जैसे ही आपने invoice raise किया, as soon as you have raised the invoices for the purpose of services, whether you have received the amount or not from the client, आपको इमीडिएटली सामने से अमाउंट मिला है या नहीं मिला है, यू आर लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द सर्विस टैक्स. बिकॉज व्हेन यू हैव रेज्ड द इनवॉइसेस, इसका मतलब दैट अमाउंट हैज बिकम ड्यू फ्रॉम द क्लाइंट. नाउ डोंट वेट फॉर दैट वेदर द क्लाइंट हैज पेड द, नाउ ही विल गोइंग टू पे द अमाउंट और व्हेन ही विल गोइंग टू पे. You have raised the invoices, it means the amount is due from the client and you are liable for the payment of the service tax. That is what the point of taxation rule says. So it means the point of taxation of rules for the services with effect from the 1/4/2011, 1st April 2011, the basis of tax collection has been shifted from a cash to the accrual basis. That is, it will be payable, service tax will be payable, the services shall be deemed to be provided. Services are deemed to be provided as per the point of taxation rules. Point of taxation का मतलब होता है the point in time when the services shall be deemed to have been provided and tax become payable at the prevailing rate on that time. So इसका मतलब जब आप invoices raise करते हो, that time जो भी टैक्स का रेट है, at that particular tax rate you are liable for the payment of service tax. हो सकता है इनवॉइस रेज करने के बाद में अगर सर्विस टैक्स का रेट कम किया गया, सो इन दैट केस, या जब आपने इनवॉइस रेज किया दैट टाइम द सर्विस टैक्स का जो रेट था, बाद में सर्विस टैक्स का रेट इंक्रीज हो गया जब आपने क्लाइंट के पास से अमाउंट रिसीव किया. सो क्लाइंट के पास से अमाउंट रिसीव किया, उस टाइम पे सर्विस टैक्स का रेट क्या था वो देखने की जरूरत नहीं है. इट इज ऑन द अक्रूअल बेसिस. एज सुन एज यू हैव रेज्ड द इनवॉइसेस, एज सुन एज यू हैव the services amount becomes due, you are liable for the payment of the service tax. That is what the point of taxation rule says. So point of taxation, invoice issued within the 14 days from the date of completion of service अगर है, date of invoice or date of payment whichever is earlier. So अगर समझो invoices आपने सर्विस कंप्लीट होने के बाद 14 दिन के अंदर रेज किया है, so in that case date of invoice or date of payment whichever is earlier, as per that you have to pay the service tax.
invoice is issued after the 14 days from the date of completion, then date of completion of service or the date of payment, whichever is earlier, as per that you have to pay the service tax. So this particular point we will going to see with the example also. See over here, date of completion of service is suppose 30th April 2011. सर्विस कंप्लीट हो गया है 30th April 2011 को. इनवॉइस हैज बीन रेज, लेट अस कंसिडर ऑन 8/5/2011. पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड ऑन 10/5/2011. क्वेश्चन अराइजेस, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन किस प्रकार से आएगा, व्हाट विल बी द सर्विस टैक्स पेमेंट ड्यू डेट. सो यहां पे इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड 30th April के बाद में 14 दिन के अंदर इनवॉइस रेज किया है. सो रूल ये रहेगा, डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. सो इट मीन्स डेट ऑफ इनवॉइस इज अर्लियर. सो देयरफॉर सर्विस टैक्स ड्यू डेट दैट विल बी ऑफ 8/5/2011. 30th April को सर्विसेज कंप्लीट हो गया है. द इनवॉइस हैज बीन रेज्ड ऑन 20th/5/2011. The payment has been received on 1st June 2011. So invoice issued after 14 days from the date of the completion. सर्विस कंप्लीट होने के बाद में 14 डेज के बाद में इनवॉइस रेज किया है. So in that case, date of completion of service or the date of payment whichever is earlier, date of completion of service or the date of payment whichever is earlier. So it means this will be considered. So it will be 30th/4/2011. Date of completion of service 30th/4/2011. Suppose the invoice has been raised. Let us consider invoice has been raised on 10th May 2011. Payment received किया गया. Let us consider it will be on the 25th April 2011 part payment. And remaining payment has been made on 12/5/2011 balance payment. सर्विस कंप्लीट हो गया 30th April 2011 को. इनवॉइस रेज किया है 10/5/2011 को, बट पार्ट पेमेंट रिसीव्ड किया है 25/4/2011 को एंड बैलेंस पेमेंट रिसीव्ड किया है 12/5/2011 को. So in this particular case, invoice is raised before 14 days period. So it means within the 14 days period, part payment के लिए your invoice date or the payment received whichever is earlier. So इसके लिए 25/4/2011 ये डेट आएगा and over here it will be a 10/5/2011. So for part payment 25/4/2011 and for the balance payment 10/5/2011 is nothing but the invoice date and the payment received date whichever is earlier, because the invoice has been raised within the 14 days from the date of completion of service. So in that case it will be 10/5/2011. So date of invoice or the date of payment whichever is earlier. The important point that has to be noted is the amount of taxable services would be gross value of taxable service including TDS. So amount of taxable services would be gross value of the taxable services including TDS. So it means just like as in case of income tax, नेट इनकम अगर बताया गया है तो टीडीएस जो कट किया है वो हम ऐड करके ग्रॉस इनकम कंसिडर करते हैं. सिमिलरली सर्विसेज का अमाउंट रिसीव करते समय या सर्विसेज का अमाउंट चार्ज करते समय अगर उसमें से टीडीएस कट किया गया है तो वो टीडीएस जो है वो ऐड करना चाहिए. देन ओनली वी आर एबल टू गेट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ सर्विसेज. सो ग्रॉस वैल्यू ऑफ सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स कैलकुलेट करना है. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज कैलकुलेट करते समय टीडीएस हैज टू बी एडेड टू द value of services. Service provider can adjust the input tax when services is not finally provided. Even though services provide नहीं किया गया है, but फिर भी he can adjust the input tax credit against the service tax payable. क्योंकि accrual basis के ऊपर वो service tax pay कर रहा है,
सो सर्विसेज आगे चल के उसने प्रोवाइड नहीं की गई है, यानी आगे चल के वो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। जब इनवॉइस रेज किए हैं दैट टाइम ही हैज नॉट प्रोवाइडेड द सर्विसेज, इवन देन जो सर्विस टैक्स पे करना है उसके सामने ही कैन एडजस्ट द सर्विस टैक्स, दैट इज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर द सेनवैट क्रेडिट रूल्स। Point of taxation rules was optional up to 38 June 2011. 38 जून 2011 तक पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स ऑप्शनल थे, यानी चाहिए तो रिसिप्ट बेसिस के ऊपर पे करो या अक्रूवल बेसिस के ऊपर पे करो। दैट वाज द ऑप्शन वाज गिवन टू द सर्विस प्रोवाइडर अप टू 38 जून 2011। 1 जुलाई 2011 से इट हैज बिकम मैंडेटरी फॉर एवरी सर्विस प्रोवाइडर टू पे द टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स। But still the services of the professionals like chartered accountant, practicing chartered accountant or the engineers, जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, फॉर ऑल दोज पर्टिकुलर पर्सन स्टिल इट इज ऑन अ रिसिप्ट बेसिस ओनली, इट इज नॉट फॉर देम ऑन अ अक्रूवल बेसिस। सो उनके लिए अभी भी रिसिप्ट बेसिस के ऊपर है, इट इज नॉट ऑन अ अक्रूवल बेसिस।